क्लास 10th लेसन 1 राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस सत्ता की साझेदारी। बेटा ये मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग सीरीज़ है जो बहुत ही बेसिक और आसान तरीके से आपको पाठ समझाने का विचार रखती है। बेटा सत्ता की साझेदारी इस पाठ को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। सत्ता की साझेदारी क्या होती है बेटा? सत्ता की साझेदारी किसी देश की शासन व्यवस्था में किसी न किसी रूप से लगभग हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में हो तो उसे हम सत्ता की साझेदारी कह सकते हैं। कैसे? बेटा कोई भी देश है, उस देश में अनेकों सामाजिक समूह हैं, अनेकों समुदाय हैं और उस देश में कोई शासन व्यवस्था भी है। अब देश की शासन व्यवस्था में अगर सभी सामाजिक समूह और समुदाय उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाए तो उसे हम सत्ता की साझेदारी कहेंगे। बेटा सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है। अब लोकतंत्र क्या है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लोकतंत्र लोगों का तंत्र, आम जनता की सरकार। डेमोक्रेसी बड़ी प्रचलित परिभाषा है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन है, व्यवस्था है, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। अब क्योंकि लोकतंत्र अपने आप में आम जनता का शासन है और आम जनता मतलब उसमें अनेक सामाजिक समूह हैं, अनेक समुदाय हैं, तो सभी सामाजिक समूह और समुदाय अगर आम जनता के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं सत्ता में, तभी हम उसे सच्चा लोकतंत्र कहेंगे। मतलब यदि शासन व्यवस्था में आम जनता के सभी वर्ग सम्मिलित हैं तो ही वह सच्चा लोकतंत्र कहलाता है। बेटा इस पाठ में दो अलग अलग देशों के उदाहरण दिए गए हैं और पैरेलली ये समझाया गया है कि सत्ता की साझेदारी बहुत ही ज़रूरी है। सत्ता में अगर सभी सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी है तो वो देश बहुत ही प्रगति करता है, और यदि एक दूसरे के प्रति हम ईमानदार नहीं हैं और हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति सहनशीलता नहीं है, सम्मान नहीं है, परिपक्वता नहीं है, तो गृह युद्ध तक की नौबत आ जाती है, जो हम अलग अलग उदाहरणों में आगे पढ़ेंगे। बेटा पहला देश जो हम देखेंगे वो है बेल्जियम। बेल्जियम का मानचित्र आपके सामने है। इसमें बेटा दो क्षेत्र दिखाए गए हैं। पहला क्षेत्र है वेलोन जो रेड कलर में है, इसमें फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं। दूसरा एरिया ये येलोइश है, इसमें डच भाषी लोग रहते हैं। ये बीच में दिखाया गया ये ब्रुसेल्स है, ये राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, जिसमें ईयू यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। तो छोटा सा देश है यूरोप का और इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है। इसमें 59% जो आबादी है वो डच भाषा बोलती है और फ्लेमिश एरिया में रहती है, और 40% है वो वेलोन एरिया में रहती है और फ्रेंच बोलती है। इसके साथ साथ एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन और भी है, वो है राजधानी ब्रुसेल्स। राजधानी ब्रुसेल्स में अगर हम देखें तो 80% फ्रेंच हैं और 20% डच। अब आप देख पा रहे हैं कि पूरे देश में जो 59% डच भाषा बोलने वाले हैं वो ब्रुसेल्स में केवल 20% हैं, और जो बाकी देश में 40% हैं वो यहाँ 80% है। तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड यहाँ की संरचना हुई, और इस संरचना में एक चीज़ आई, अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद। अल्पसंख्यकवाद मतलब संख्या में कम
और बहुसंख्यकवाद यानी कि संख्या में ज़्यादा। अब जो ज़्यादा हैं संख्या में, वो ये चाहेंगे कि उनकी संस्कृति, उनकी भाषा आगे बढ़े, नीतियों में उनका ज़्यादा सम्मान हो, तो इस कारण से उनमें तनाव की स्थिति आ गई। इसी के साथ बेटा हम दूसरे देश पर भी नज़र डालेंगे। दूसरा देश है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। बेटा ये एक द्वीपीय देश है, चारों तरफ पानी से घिरा है। इसमें आप देखेंगे इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। इसमें जो येलोइश एरिया है उसमें सिंगलीज रहते हैं, और जो हमारा ऑरेंज कलर और डार्क ब्राउन कलर है ये तमिल एरिया है। ये जो हमारा ऑरेंज कलर है ये इसमें इंडियन तमिल और श्रीलंकाई तमिल, और ये वाला एरिया है इसमें भारतवंशी तमिल रहते हैं। अब जो सिंघली हैं उनका धर्म बौद्ध धर्म है, जैसे हम हिंदू धर्म को मानते हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, और जो तमिल हैं उनमें दोनों ही हिंदू और मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, और वहाँ बेटा बहुसंख्यकवाद प्रभावी हो गया। जैसे मैं अभी अभी आपको बता रहा था बहुसंख्यकवाद कैसे प्रभावी हुआ। बहुसंख्यकवाद होता क्या है? बहु माने ज़्यादा, संख्या माने आप जानते हैं नंबर, यानी कि ज़्यादा संख्या वाले नंबरों में एक सोच बन जाती है, और वो सोच क्या होती है कि उनके धर्म और समुदाय का प्रभाव ज़्यादा हो, उनकी जो नीतियां हैं वो ज़्यादा प्रभावी हों, और जो अल्पसंख्यक हैं वो नीचे रहें, हाशिए पे रहें। आमतौर पे ये जो बहुसंख्यकवाद है ये एक नेगेटिव विचारधारा है। जब ज़्यादा संख्या वाले किसी विशेष धर्म या समुदाय का प्रभाव अधिक होता है और वो अपनी मनमानी नीतियां बनाने में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, तो बहुसंख्यकवाद हो गया बेटा। अब 1956 में एक कानून बनाया गया, तमिल को दरकिनार कर दिया गया, साइड कर दिया गया, सिंगली को एक मात्र राजभाषा घोषित किया गया, और सरकारी नौकरियों में सिंगलीज को प्राथमिकता दी जाने लगी। बौद्ध धर्म को बढ़ाया। बौद्ध धर्म किसका धर्म था? सिंगलियों का, और तमिलों के साथ भेदभाव हुआ। तो यही बहुसंख्यकवाद। और इस बहुसंख्यकवाद के कारण जो तमिल थे वो अपने आप को बेगाना फील करने लगे, बेगाना अनुभव करने लगे कि हमारी कोई सुनता नहीं, हमारे धर्म की, हमारी भाषा की इज्जत नहीं होती, सम्मान नहीं होता, नौकरियों में हमें प्राथमिकता नहीं मिलती, और हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अब उन्होंने तमिल बहुल इलाकों में स्वायत्तता की मांग की। तमिल बहुल इलाके कौन से बेटा? अभी अभी मैंने आपको दिखाए, ये तमिल बहुल इलाके हैं। यहाँ उन्होंने कहा कि कम से कम इस एरिया में हम ज़्यादा हैं, यहाँ तो हमारी सरकार बनने दो, हमारी नीतियाँ, हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति को सम्मान दो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ईलम यानी कि ये एक तमिल वर्ड है, इसका अर्थ होता है सरकार, बनाने को लेकर संघर्ष हुए। श्रीलंका गृह युद्ध का शिकार हुआ। अब ये गृह युद्ध क्या होता है? घर की लड़ाई, घर के अंदर की लड़ाई, यानी कि पूरे देश में जो सामाजिक संरचना है, अलग अलग वर्ग हैं, उनमें आपस में टेंशन होना, तनाव होना, लड़ाई होना, उसी को हम गृह युद्ध कहेंगे। अब श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ सिंगलीज और तमिलों के बीच। LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम, यानी कि ऐसा फ्रंट जो जिसने तमिल्स के लिए, ईलम बनाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए एक फ्रंट बनाया, और उसकी जो लड़ाई है वो चली और गृह युद्ध में वो बदल गई, जिसके कारण एक समय पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाला, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो तकनीक है, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाला श्रीलंका आज गर्त में चला गया, बहुत ही नीचे चला गया। तो ये था बेटा दो अलग अलग जो जिसको ये कहेंगे समुदाय, उनमें आपस में
जो सम्मान नहीं हुआ, जिसके कारण गृह युद्ध हुआ और देश नीचे चला गया। अब इसी के साथ हम एक चीज़ समझेंगे, बेल्जियम की समझदारी। अब क्योंकि बेल्जियम में जैसे श्रीलंका में अलग अलग समुदाय थे, बहुसंख्यकवाद भी था, यानी कि बहुसंख्यक भी थे और अल्पसंख्यक भी थे, उनमें आपस में सम्मान नहीं हुआ, तो हम जानते हैं क्या हुआ। लेकिन बेल्जियम में बड़ी समझदारी हुई। बेल्जियम में तो जो संरचना थी वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, जटिल थी। बेल्जियम ने अक्षेत्रीय विभिन्नता व सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। उन्होंने माना कि हाँ भाई, हमारे यहाँ इस प्रकार से लोग रह रहे हैं कि पूरे देश में डच ज़्यादा हैं और फ्रेंच कम, लेकिन जो हमारा ब्रुसेल्स है वहाँ ज़्यादा फ्रेंच और डच कम। तो 1970 से 93 के बीच कुछ संविधान संशोधन हुए कि कोई भी जो समुदाय है, कोई भी जो वर्ग है, उसको बेगाना ना लगे ये देश, सबको ये लगे कि ये मेरा देश है, तो सबके लिए बराबर जो सम्मान है वो होना चाहिए। तो उन्होंने पहला संशोधन किया, वो था केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। बेशक से डच ज़्यादा हैं, बेशक से फ्रेंच कम हैं, लेकिन उनके जो मंत्रियों की संख्या थी वो समान की गई। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के जो क्षेत्रीय सरकार थी उनको दे दी गई। जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में भी जैसे संघीय व्यवस्था है, और संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र सरकार के पास कुछ विषय हैं, राज्य सरकार के पास कुछ विषय हैं, तो जो वेल डिफाइंड सब्जेक्ट्स होते हैं, पावर्स होती हैं, जो अलग अलग, चाहे वो क्षेत्रीय सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार हैं, तो उनको वो डिफ़ाइन कर दी गई हैं कि ये शक्तियाँ आपकी हैं। तो ऐसे ही केंद्र सरकार की अनेक शक्तियों को क्षेत्रीय सरकारों को दे दिया गया अलग अलग इलाकों में, और वहाँ राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेगी, उसको फुल पावर रहेगी उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए। केंद्र सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। इसके साथ साथ राजधानी ब्रुसेल्स में, अब जैसे क्योंकि यहाँ जो सामुदायिक संरचना थी वो बिल्कुल अलग थी, यहाँ पर भी दोनों समुदायों को बराबर प्रतिनिधित्व देते हुए अलग सरकार का गठन किया गया, यानी कि एक सरकार और आ गई। केंद्रीय सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, यानी कि क्षेत्रीय सरकार 2 क्षेत्र हैं जैसे मैंने बताया, और तीसरी जो सरकार बनी वो बनी राजधानी ब्रुसेल्स में अलग से। अब यहाँ फ्रेंच ज़्यादा हैं और जो डच हैं वो कम हैं। अब क्योंकि बाकी के देश में डच ने ज़्यादा होते हुए, यानी कि बहुसंख्यक होते हुए प्रतिनिधित्व समान दिया था फ्रेंच को, यहाँ फ्रेंच ने भी इस बात को स्वीकार किया कि बाकी देश में इन्होंने हमें कम संख्या में होते हुए भी बराबर का प्रतिनिधित्व दिया है, तो अब हम इन्हें यहाँ उतना ही सम्मान देंगे। और 80% फ्रेंच होते हुए भी, 80% फ्रेंच ब्रुसेल्स में होते हुए भी उन्होंने डच को बराबर प्रतिनिधित्व दिया। सरकार में मंत्रियों की संख्या यहाँ पर भी बराबर आई। तो ये बड़ी आइडियल बात थी, आदर्श बात थी, एक दूसरे के प्रति सम्मान की बात थी। इसी प्रकार एक सामुदायिक सरकार का प्रावधान किया गया जो भाषा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी कानून बना सकती है। यानी कि जो एरियाज़ थे अलग अलग, मैंने आपको बताया कि जिस एरिया में डच रहते हैं तो वो डिसाइड करेंगे कि उनकी भाषा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो नीतियां हैं, कानून हैं, वो कैसे बनेंगे और किस प्रकार क्रियान्वित होंगे। और दूसरे एरिया में अगर फ्रेंच हैं तो फ्रेंच वाले अपनी भाषा और संस्कृति के लिए अपने कानून अलग बना सकते हैं। यानी कि एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा सम्मान और स्वायत्ता का भाव आया। तो इसी कारण से इसको इतना आदर्श मॉडल माना गया और यूरोपियन यूनियन ने ब्रुसेल्स को, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया। तो ये थी बेटा, आपने देखा कि जो सत्ता की साझेदारी है वो प्रत्येक समुदाय को अगर हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं, भागीदार बनाते हैं, तो किस प्रकार देश
अच्छा चलता है, विकसित होता है, उसकी छवि आदर्श रूप में गिनी जाती है। और यदि हम सम्मान नहीं करते हैं तो हमने श्रीलंका की हालत देखी। अब बात आती है बेटा सत्ता की साझेदारी क्यों, यानी कि सत्ता की साझेदारी क्यों होनी चाहिए। आप समझ दें तो शुरू में ये माना जाता था कि सत्ता की साझेदारी में बहुत सारी सरकारें होंगी, बहुत सारे समुदाय होंगे, वर्ग होंगे, उनको सत्ता में शामिल किया जाएगा और फैसले लेने में, निर्णय लेने में, लागू करने में बड़ी परेशानियां आएंगी, बहुत जटिलता आएंगी। इसलिए ये माना जाता था कि सत्ता अगर केंद्रित हो तो ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन बेटा हम जानते हैं आज का समय लोकतंत्र का समय है। लोकतंत्र मतलब जनता की सरकार, आम जनता की सरकार, और आम जनता मतलब सभी वर्ग समुदाय उसमें आते हैं। और अगर सभी को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो फिर वो लोकतांत्रिक व्यवस्था झूठी कहलाएगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था सच्ची नहीं हो पाएगी। अतः सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत पड़ी, सत्ता की साझेदारी बहुत ही ज़रूरी हुई। लेकिन क्योंकि दोनों बातें मैंने अभी बताई कि सत्ता की साझेदारी में कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं और सत्ता की साझेदारी ज़रूरी भी है, तो एक समाधान निकाला गया। और वो समाधान क्या था? वो समाधान था कि विभिन्न जगह, विभिन्न स्थानों पर, जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया, सत्ता की साझेदारी के रूप में समस्या का क्या समाधान है? विभिन्न स्तरों पर सरकार के रूप हों, यानी कि सरकार जो है वो अनेक स्तरों पर काम करे। तो ये हम आगे इस बारे में बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी के युक्तिपरक और नीतिपरक तर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। युक्तिपरक, युक्ति का क्या अर्थ है? जिसमें लाभ हानि देखी जाए, तर्क देखा जाए, दिमाग से सोचा जाए, लॉजिकल। युक्तिपरक यानी कि प्रैक्टिकल जिसको कहेंगे। ये युक्तिपरक जो तर्क है, सत्ता की साझेदारी क्यों होनी चाहिए, वो है विभिन्न वर्गों में टकराव की संभावना कम हो जाती है। जैसे मैंने अभी बताया कि हमने उदाहरण लिया श्रीलंका का, वहाँ सिंगलीज और तमिलों में जो टकराव हुआ वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता अगर सत्ता की साझेदारी होती तो ये युक्तिपरक है, यानी कि इसमें लाभ हानि देखी जा रही है कि देश को नुकसान नहीं होगा। और तर्क भी है कि भाई राजनीतिक स्थायित्व बनेगा इससे। राजनीतिक स्थायित्व का क्या मतलब है कि हमने सरकार चुनी और उस सरकार में अगर सभी वर्ग, सभी समुदाय शामिल हैं, उनकी भागीदारी है, तो वो राजनीतिक स्थायित्व की तरफ जाएगी। यानी कि किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं होगा और राजनीतिक रूप से वो सरकार स्थायी रहेगी। तो ये युक्तिपरक तर्क हैं किसके लिए? सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के लिए। उसके बाद आता है नीतिपरक। नीतिपरक जो दिल से हो, यानी कि अगर हम नीतिपरक और युक्तिपरक की बात करें तो नीति मतलब दिल से और युक्ति मतलब दिमाग से। नीतिपरक जो अंतर्भाव से हो, जिसे हम नैतिक रूप से मानते हों। जैसे सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। हमने अभी बहुत अच्छे से समझा कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा किस प्रकार है। सत्ता की साझेदारी है तो लोकतंत्र जिंदा है, जीवित है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी क्रम में वैध सरकार की। ऐसी सरकार जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, वैध सरकार कहलाती है। वैध सरकार में जितने भी, देखिए सरकार जनता चुनती है और उस सरकार को हम वैध कब मानते हैं? जब हमारे सभी समूहों की भागीदारी उसमें हो, सभी शासन व्यवस्था से अपने आप को जुड़ा माने, तो हम उस वैध सरकार को, उस सरकार को वैध मानते हैं, उस सरकार को ओबलाइज करते हैं, उसका साथ देते हैं। तो वैध सरकार, ये भी हमारा नीतिपरक तर्क में हम ले सकते हैं। उसके बाद आता है कि आम तौर पर ये माना जाता है कि लोगों का अधिकार है
कि उनसे सलाह ली जाए कि सरकार किस प्रकार काम करे। यानी कि अगर सत्ता में साझेदारी है और नीति परख तर्क की बात करते हैं तो हम यही कहेंगे कि भाई सभी जनता का तो ये अधिकार है कि सरकार उनकी बात सुने, उनकी बात माने। इससे पहले अभी मैंने आपको समझाया था कि सत्ता के साझेदारी के रूप में फैसला लेने में परेशानी होती है, लागू करने में समस्या आती है, लेकिन लोकतंत्र आम जनता की सरकार है। ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना ही इसका लक्ष्य है। तो ये एक समस्या आ गई, अभी मैंने आपको समझाया था। इसका समाधान है विभिन्न स्तरों पर सरकार के रूप हों। अब विभिन्न स्तरों पर कैसे हों कि पहला जो सरकार का स्तर है वो है एक्सतिज वितरण, सत्ता का एक्सतिज वितरण। यानी कि जैसे हम एक लाइन सीधी ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही स्तर पर कार्य करती हैं। अब विधायिका क्या है? विधायिका विधान से बना है, जो विधान बनाती है, नियम बनाती है, कानून बनाती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कार्यपालिका जो विधायिका द्वारा जो विधान बनाए जाते हैं उनका क्रियान्वयन करती है, उसको कार्यपालिका कहते हैं। प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल, ये कार्यपालिका के हिस्से हैं। इसके अलावा नौकरशाही स्थायी कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल अस्थायी या राजनैतिक कार्यपालिका में आते हैं। न्यायपालिका ये इंश्योर करती है, हमें आश्वस्त करती है कि जो भी कार्य होंगे, चाहे वो नियम बने, चाहे वो उनका क्रियान्वयन हो, वो संविधान के अनुसार हो। अब संविधान क्या है? संविधान एक किताब है, नियमों की किताब है, जिसके अंतर्गत सरकार चलती है। तो अब क्योंकि ये एक्सतिज वितरण है, सीधा वितरण है, एक स्तर पर वितरण है, तो कोई भी अंग असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। इनमें कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं है। सत्ता का नियंत्रण व संतुलन बना रहता है इससे। कैसे? जैसे अगर हम कार्यपालिका की बात करें, कार्यपालिका को हम सबसे ऊपर मानते हैं कि प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिमंडल है। तो कार्यपालिका है वो सत्ता का उपयोग तो करती है, लेकिन संसद के अधीन रहती है। संसद के अधीन यानी कि उसे संसद को जवाबदेह रहना पड़ता है। ऐसे ही न्यायपालिका की बात करें तो उसकी नियुक्ति कार्यपालिका करती है, लेकिन वही न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका पर अंकुश रखती है। मतलब जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट हैं, अन्य कोर्ट हैं, वो कार्यपालिका तथा विधायिका पर अंकुश रखते हैं। यानी कि जो नियम बनते हैं या जो नियमों का क्रियान्वयन होता है, न्यायपालिका ध्यान रखती है कि वो संविधान के अनुसार होने चाहिए। इसे ही नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। एक दूसरे पर नियंत्रण और आपस का संतुलन, ये हमारी विशेषता है इस सत्ता के एक्सतिज वितरण की। आगे चलते हैं। ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। राज्य तथा केंद्र के बीच निश्चित व परिभाषित शक्तियों का वितरण। केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ स्थानीय सरकार की अगर हम बात करें तो अगर हम गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत, कई गांव की जो पंचायतें हैं पंचायत समिति, फिर कई पंचायत समिति एक ब्लॉक समिति, कई ब्लॉक जिला परिषद। यदि हम शहर में रहते हैं, बड़े शहर में जैसे दिल्ली जैसे शहर में, तो नगर निगम, और छोटे शहर में हैं तो नगर परिषद। तो ये हमारी स्थानीय सरकार है। यानी कि लोकल लेवल पर जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो प्रशासन संभालते हैं। तो ये स्थानीय सरकार जो लोकल सरकार है उसी के अलग अलग रूप हैं। तो इस प्रकार शक्तियों का ऊर्ध्वाधर वितरण किया गया है। राज्य और केंद्र के बीच अलग अलग जो निश्चित व परिभाषित जो शक्तियों का वितरण है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ केंद्रीय विषय हैं
जो केंद्र सरकार के अधीन हैं, जैसे रक्षा है। ऐसे ही राज्य सरकार के कुछ विषय हैं, जैसे पुलिस। तो अलग अलग शक्तियों का जो वितरण है पूरी तरीके से परिभाषित है और बिल्कुल निश्चित है। अब जो सत्ता का बंटवारा है वो सामाजिक समूह, भाषाई और धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। यानी कि जो सत्ता की भागीदारी है वो सामाजिक समूहों के माध्यम से भी होती है, भाषा और धार्मिक समूह के माध्यम से भी हो सकती है। जैसे बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इसका एक उदाहरण है कि वहाँ पर भाषा और संस्कृति के मामले में क्या किया गया, अलग से एक सामुदायिक सरकार बनाई गई, जिसका जो उत्तरदायित्व है वो रहेगा भाषा की तरफ और संस्कृति की तरफ। अब हम आगे चलते हैं और इसी संदर्भ में एक छोटा सा प्रत्यय जानने का प्रयास करते हैं। आरक्षण बड़ा ही हॉट टॉपिक है, आरक्षण, रिजर्वेशन। तो जनरली हम ये मानते हैं कि आरक्षण मिला है, कम नंबर में, कम मार्क्स में इस बच्चे का एडमिशन हो गया, मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, मेरा तो नहीं हुआ। आमतौर पर आरक्षण की जो सोच है, आरक्षण के लिए जो सोच है वो आमतौर पर अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। आरक्षण कई देशों में अल्पसंख्यक यानी कि जो कम संख्या में है या दलित समूह हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जो दबे हुए हैं, उनको आरक्षण दिया जाता है ताकि उनकी साझेदारी सुनिश्चित हो सके, ताकि वो ये समझ पाएँ कि ये मेरा भी देश है, मेरे लिए भी कुछ समझा जा रहा है, सोचा जा रहा है, मेरा भी सम्मान किया जा रहा है। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक व्यवस्था है आरक्षण, चाहे वो अल्पसंख्यक हैं, कम संख्या वाले हैं, या वो दलित हैं, दबे हुए समूह हैं, उनको एक आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ये भी हम कहेंगे कि एक साझेदारी है किसकी, अल्पसंख्यकों की और दलित समूहों की, सरकार के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए, ऊपर आने के लिए। अब हम लास्ट हमारे छोटे से टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, वो है हमारा दबाव समूह। दबाव समूह नाम से पता लग रहा है, ऐसा समूह जो दबाव बनाता है। ये बिल्कुल सिंपल सी इसकी क्लियरेंस है, छोटा सा इसका समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उद्योगपति, बिजनेसमैन हो गए, किसान, मजदूर, छात्र आदि संगठित हित समूह आदि। अब हमारे कंसेप्ट में ये बात आती है कि मजदूर यूनियन आ गई, किसान यूनियन आ गई, छात्र यूनियन आ गई, बिजनेसमैन यूनियन आ गई। तो ये किस प्रकार सत्ता में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करते हैं। देखिए, चुनाव में समर्थन, जैसे किसान यूनियन, कई बार इस पार्टी को हमने चुनाव में समर्थन दिया है और वो अपने मैनिफेस्टो हर पार्टी का, हर एक जो चुनावी दल है वो कुछ वादे करता है, घोषणा पत्र करता है, लिखता है, घोषणाएं करता है कि ये हम सरकार में आए तो ये काम करेंगे। तो ये जो दबाव समूह हैं, अलग अलग वर्ग हैं, चाहे वो स्टूडेंट यूनियन है, चाहे वो किसान यूनियन है, चाहे वो मजदूर यूनियन है, चाहे वो बिजनेसमैन है, वो चुनाव में समर्थन इस बात को लेकर करते हैं कि आप हमारे लिए ये काम करेंगे, आप हमारी ये मांगे पूरी करेंगे तो हम चुनाव में आपका समर्थन करेंगे। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी हो गई। कहाँ? सत्ता में, कि चुनाव में हम समर्थन देंगे, आप हमारी इन नीतियों को मानेंगे। दबाव बनाया जा रहा है इन समूहों के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से बनाया गया। तो चुनाव का मैंने उदाहरण दिया। विभिन्न समितियों में भागीदारी से नीतिगत मामलों में इनकी प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, विभिन्न समितियों में। अब ये लाइन मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अनेक जो दबाव समूह हैं वो विभिन्न समितियों में, क्योंकि कोई भी जो सरकार है वो जब नीतियाँ बनाती है तो अनेक समितियाँ गठित करती हैं, और इन समितियों में उद्योगपति, किसान, मजदूर आदि अनेक वर्ग हैं, उन वर्गों से जो प्रतिनिधि हैं वो लिए जाते हैं
उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो सोच है, उनको सम्मान दिया जाता है और नीतियों में उनको शामिल किया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष भागीदारी हो गई दबाव समूह की तरफ से। तो दबाव समूह ये इस प्रकार का समूह है जो सरकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाता है और अपनी साझेदारी को सुनिश्चित करता है सत्ता में। तो ये बेटा हमारा आज का पाठ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बेटा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सिंप्लीफाइंग स्टडीज़। और किसी भी प्रकार का कोई सजेशन आपका है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए। बेटा मैंने पूरा प्रयास किया है इसको आसानी से समझाने के लिए और उम्मीद है आप सब इसको अच्छे से समझ पाए होंगे और इसको समझकर आप पूरे पाठ को ईमानदारी से पढ़ेंगे, याद करेंगे और अच्छे मार्क्स लेंगे। थैंक यू।